हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के। तो अगर आपने अपने इंटरव्यू में हीट ट्रांसफ़र या फिर एग्जामिनर ने अपने से हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस पूछना चाहा, तो हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो हीट ट्रांसफ़र के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं जिससे एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर सकता है कि आपने कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है और कैसे आप इंटरव्यू में उसको फेस कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो पिक किया है वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इन थर्मोडायनेमिक्स एंड एचएमटी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हीट ट्रांसफर्स आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं और एचएमटी वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। तो दोनों में आप हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से जवाब देना है वो बात करते हैं। तो सर, जो हीट ट्रांसफ़र है वो अगर हम लोग बात करें, बेसिक बात करें, तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? हीट ट्रांसफ़र एक एनर्जी एक्सचेंज है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि सर हीट ट्रांसफ़र है क्या। तो हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो क्या है? हीट ट्रांसफ़र एनर्जी एक्सचेंज है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होने वाला है। तो हीट ट्रांसफ़र, सबसे पहले आप बताइए कि सर हीट ट्रांसफ़र क्या है। तो हीट ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी एक्सचेंज है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसे आप हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। और क्लैसियस थ्योरम के हिसाब से क्लैसियस साहब ने ये बताया था कि जो हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा अपने आप। बट लोअर से हायर भी आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन क्या होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा। और क्लैसियस के थ्रू आपको ये बात पता चलती है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों के हीट ट्रांसफ़र में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो सर, जो थर्मोडायनेमिक्स का हीट ट्रांसफ़र है, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स और एचएमटी, मैं इस तरह से अगर आपको बतलाना चाहूँ तो थर्मोडायनेमिक्स और एचएमटी, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं वहाँ पर अमाउंट के लिए हम लोग बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं सर? अमाउंट के लिए बात करते हैं। मगर एचएमटी में जो हम लोग बात करेंगे वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट की अगर आप बात कर रहे हो तो यूनिट होगा जूल या किलो जूल होगा, मगर रेट की बात करेंगे तो यूनिट होगा जूल पर सेकेंड या वाट होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, यूनिट भी चेंज हो जाएगा। बट की पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप बेसिक लॉज की बात करते हो। थर्मोडायनेमिक्स में आप लॉज की बात करते हो कि कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। बट यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के मोड की बात करते हो, तो यहाँ पे लॉज की बात होगी कि कौन कौन से लॉज जो हैं जो हीट ट्रांसफ़र को गवर्न करते हैं, जैसे कि जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। यहाँ पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात होगी। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात होगी। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मीन्स आप बात करेंगे कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, और कंडक्शन के लिए क्या लॉ है, कन्वेक्शन के लिए क्या लॉ है, और रेडिएशन के लिए क्या लॉ है, ये आप बात करते हैं। तो ये चीज़ें आप एचएमटी में बात करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। बट एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको काउंटर क्वेश्चंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो काउंटर क्वेश्चन क्या है? काउंटर क्वेश्चन ये है कि सर व्हाई रेट इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए रेट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने एक सब्जेक्ट ही बना लिया उसके लिए। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई रेट इज इम्पोर्टेंट।
रेट हमें क्यों जानना जरूरी है? तो आपको सीधा सा जवाब देना है सर, रेट ही वो है जिससे आप एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चाहे आप कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करें, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करें या रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर करें, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में एरिया पार्टिसिपेट करेगा। किसी भी चीज का एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके साथ लिंक है सर? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिंक है एरिया के साथ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके साथ लिंक है? एरिया के साथ। और एरिया का संबंध किसके साथ है? एरिया का संबंध किसके साथ है सर? एरिया का रिलेशन है डिजाइन के साथ। किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करोगे तो उसके लिए आपको एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर बेसिक अंतर तो क्या है? बेसिक अंतर क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के हीट ट्रांसफर और एचएमटी के हीट ट्रांसफर में वहां पर अमाउंट बात करेंगे, यहाँ पर रेट बात करेंगे। यानी आप बेसिक एक दो पॉइंट और जोड़ सकते हो। बट क्वेश्चन इज दैट कि सर रेट आपके लिए क्यों जरूरी है? तो रेट इस वजह से जरूरी है सर क्योंकि आप रेट के थ्रू एरिया यानी कि आप डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप उनके काउंटर क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सबसे पहली बात की वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है सर? थर्मल प्रॉपर्टी है। कैसी थर्मल प्रॉपर्टी है? थर्मोडायनेमिक एक ऐसी थर्मल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप ये बात कर सकते हैं कि जो हीट किसी भी मटेरियल में कंडक्ट हो रहा है, वो हीट का कंडक्शन किस तरह से हो रहा है, यानी हीट कंडक्शन को कैसे वो परमिट कर रहा है, कैसे वो अलाउ कर रहा है, उसे आप थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। अगर परिभाषा की बात करें तो आप सभी को परिभाषा आपके नोटबुक में, आपके बुक्स में मिल जाएगा, बट मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी इज द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस विच टेल अस about the ability of the material to allow the heat energy conducted through it। क्या कहता है सर थर्मल कंडक्टिविटी? क्या कहता है? सबसे पहली बात, थर्मल प्रॉपर्टी है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमें इस बात की परमिशन देता है कि किसी भी मटेरियल में हीट का कंडक्शन कितनी आसानी से हो जा रहा है। अगर किसी मटेरियल में हीट का कंडक्शन इजी वे में हो जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हीट का कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसके हीट के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी खराब है। तो आप एक बात यहाँ से बोल सकते हैं कि सर अगर किसी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसमें थर्मल रेजिस्टेंस कम आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस कम आएगा। और अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट का फ्लो इजी होगा, हीट फ्लो इजी होगा। बट अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम है तो हीट का फ्लो में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं स्लैब के थ्रू आपको इसको बतलाना चाहूँ तो सर सपोज करिए हमारे पास दो स्लैब है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी है K2। और अगर आप कह रहे हैं सर K1 की वैल्यू K2 से बड़ी है, K1 की वैल्यू K2 से बड़ी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा और यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप यानी एनर्जी का लॉस, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं कि जो एक अच्छा इंसुलेटर होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी खराब होगी।
यानी एक अच्छे इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा इंसुलेटर माना जाएगा। एक अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इतना आंसर दे पा रहे हो थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन ग्रेसॉफ नंबर। देखो सर, अगर आप हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट में अलग अलग डायमेंशनलेस नंबर है, तो डायमेंशनलेस नंबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी डायमेंशनलेस नंबर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, बट हाँ कुछ जो डायमेंशनलेस नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे पहला मैंने आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ग्रेसॉफ नंबर। तो ग्रेसॉफ नंबर जो होगा वो बाउंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है। बाउंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है, यानी ग्रेसॉफ नंबर क्या होगा? ग्रेसॉफ नंबर इज द रेशियो बिटवीन बाउंसी फोर्स एंड विस्कस फोर्स। यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं कि ग्रेसॉफ नंबर जो है वो एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होता है। तो ग्रेसॉफ नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होता है। जो फॉर्मूला होगा जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब का स्क्वायर, एल क्यूब का क्यूब, एल सी का क्यूब और न्यू स्क्वायर, जहां पर एल सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, न्यू जो है वो क्या होगा सर? न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और डेल्टा टी आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बीटा जो है वो आइसोबेरिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। तो बीटा के बारे में मैं आपको बता दूं, बीटा जो है आइसोबेरिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, आइसोबेरिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो ये है, ठीक है। और अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए जो बीटा की वैल्यू होगी वो 1/T मीन होगा, T एवरेज होगा। तो ये आपके पास आइडियल गैस के बारे में बात हो गया। बट ग्रेसॉफ नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है सर? ग्रेसॉफ नंबर को तो ये आपने डिफाइन कर दिया कि ग्रेसॉफ नंबर इज व्हाट? रेशियो बिटवीन बाउंसी फोर्स एंड विस्कस फोर्स। बट ग्रेसॉफ नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अभी तक क्या क्या बातें हुई? ग्रेसॉफ नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होगा, फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होगा, बाउंसी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो होगा, जिसके टर्म में आने वाले बीटा के बारे में आपने बात कर लिया है, ठीक है। और बाकी चीजें आपके लिए फैमिलियर हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेसॉफ नंबर का रोल क्या है, ग्रेसॉफ नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रेसॉफ नंबर वही काम करता है फ्री कन्वेक्शन में जो फोर्स कन्वेक्शन में रेनॉल्ड नंबर काम करता है। तो रेनॉल्ड नंबर आपको क्या बताता है? रेनॉल्ड नंबर आपको बताएगा फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो यहाँ पे भी फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में, फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में ये जो बाउंड्री लेयर बन रही है, फ्लो उधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं सरफेस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो फ्लो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस तक लैमिनार होगा, फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन से टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ग्रेसॉफ नंबर का यही रोल है कि वो आपको सिग्निफिकेंट करेगा कि कब फ्लो लैमिनार होगा, कब फ्लो टर्बुलेंट होगा। तो ग्रेसॉफ नंबर के बारे में इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है कि सर वो डायमेंशनलेस नंबर है, रेशियो है बाउंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का, फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होगा, और ये अपने को बताएगा कि फ्लो लैमिनार कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा। ये आप इतनी बातें बता देंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर? देखो सर, ये बेसिक से क्वेश्चन है बट यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझ लेना चाहिए। देखो सर, मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे इस बात को समझते होंगे कि पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में डिफरेंस क्या है, मगर कुछ की पॉइंट्स को भी यहाँ पर समझते हैं। पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में अगर बात करें
तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर वो हीट एक्सचेंजर होगा जिसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही डायरेक्शंस में चल रहे होंगे, यानी हॉट फ्लूइड जिस डायरेक्शन में चलेगा कोल्ड फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल फ्लो। तो हॉट फ्लूइड और ये कोल्ड फ्लूइड। अगर मैं टेम्परेचर का प्रोफाइल अगर बनाऊं यहाँ पर, तो टेम्परेचर का प्रोफाइल जैसे जैसे लेंथ के लॉन्ग बढ़ेंगे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम होता जाएगा और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हॉट हो गया और ये कोल्ड फ्लूइड हो गया। अगर मैं हॉट फ्लूइड का एंट्री टेम्परेचर THI बताऊं और कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर THE बताऊं, हॉट फ्लूइड का एग्जिट THI, हॉट फ्लूइड का एग्जिट THE, कोल्ड फ्लूइड का TCI और ये TCE। ये हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया, मगर कौन से केस में? पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में। बट आप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करेंगे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की अगर आप बात करेंगे तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में इधर से चलेगा हॉट फ्लूइड, अगर ये हॉट फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन है और ये कोल्ड फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन है। यानी अगर हॉट फ्लूइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेगा तो कोल्ड फ्लूइड निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगा। यानी अगर दोनों इस तरह से जा रहे हैं तो ये पैरेलल फ्लो हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, काउंटर वाइज जा रहे हैं, तो ये काउंटर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर का प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये हॉट फ्लूइड का इस तरह से चेंज होगा और कोल्ड फ्लूइड का इस तरह से चेंज होगा। यानी ये THI है, ये THE है, ये TCI है और ये TCE है। तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बारे में ये बातें हो गई, बट ध्यान से समझने वाली जो बात है उसको समझिए आप बिल्कुल आराम से। देखो सर, जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है या यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो पैरेलल फ्लो कंडीशंस में मोस्ट एक्सपेक्टेड आप यहीं तक बनाते हो, बट हाँ एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि इसको आप बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे कंडीशंस पर लाओ जब आप THE और TCE को बराबर कर लो। ये एक्सट्रीम कंडीशन है कि TSE यानी कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड के एग्जिट टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। बट यहां पर आप देखें, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड के एग्जिट टेम्परेचर से बड़े आसानी से ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर TCE THE से ज़्यादा हो जाएगा ऐसी संभावना है, बट यहाँ पर TCE यानी कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड के एग्जिट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो क्या समझे सर आप इस बात को कि पैरेलल फ्लो में ये डिसएडवांटेज है कि TCE कभी भी THE से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ। ये तो आप सभी को ही बता दोगे कि सर पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में क्या डिफरेंस है। पैरेलल फ्लो यानी दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो में दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन से आएंगे, काउंटर फ्लो में दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे, यानी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। तो ये दोनों आप इस तरह से बात कर सकते हो, मगर की पॉइंट समझो सर, कभी भी TCE THE से ज़्यादा नहीं हो सकता इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, बट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में ये बड़े आसानी से ज़्यादा हो सकता है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट समझो सर, दूसरा पॉइंट आप ये बात पढ़े होंगे कि जब हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी मैं डेल्टा TH बोल रहा हूँ, डेल्टा TH मतलब TH माइनस TC,
तो अगर डेल्टा टी एच नहीं बोल रहा हूं, डेल्टा टी ये जो है केवल मैं डेल्टा टी बोल रहा हूं, डेल्टा टी जो है वो टी एच माइनस टी सी है। तो जब डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी ज्यादा होगा, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ज्यादा होगा तो इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा होगी। क्या समझ पा रहे हैं सर? कि जब हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी ज़्यादा चेंज करेगी, यानी प्रोसेस ज़्यादा इरिवर्सिबल हो रहा होगा। और जब प्रोसेस ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा तो वो हमारे लिए डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। आप देखो सर, पैरेलल फ्लो में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और काउंटर फ्लो में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देखो, चाहे एंट्री पर चाहे एग्जिट पर। आप देखोगे कि पैरेलल फ्लो में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, यानी पैरेलल फ्लो में इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी पैरेलल फ्लो हमारे लिए इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा, यानी हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो यानी सेम कंडीशंस की बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा जो जनरेट होगी वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में होगी, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो दो बातें आपने समझी, एक तो टेम्परेचर का समझा कि TCE THE से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता पैरेलल में। दूसरा ड्रॉबैक समझा कि सर यहाँ इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। एक और मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है सर कि जो LMTD की वैल्यू होगी वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर से ज्यादा होगी। LMTD की वैल्यू काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर से ज्यादा होगी। मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एरिया रिक्वायर्ड है वो काउंटर फ्लो में कम होगा एज कंपेयर टू पैरेलल फ्लो। अगर एरिया कम होगा तो ये अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि एरिया कम होगा तो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा, हमारे लिए साइज थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो हीट एक्सचेंजर छोटे से एरिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे पाएगा, मतलब उतना ही इन्फ्लुएंस दे पाएगा जो बड़े से एरिया में पैरेलल फ्लो दे रहा होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपना साइज भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी होगा। कौन? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो बेसिक डिफरेंस तो आप जानते ही है, बट कुछ की पॉइंट्स के डिफरेंस जो है वो भी आप एग्जामिनर को बताएंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोट नंबर। हालांकि सही प्रोनाउंसिएशन इसका बायो नंबर है क्योंकि टी साइलेंट होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोट नंबर समझते हैं। ठीक है, तो जो बायोट नंबर है या जो बायो नंबर है वो इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये हमारे पास कोई स्लैब है, यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर जो है वो यहां से चलेगा ऐसे, यहां पर हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होगा, यहां पर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होगा। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर रेजिस्टेंस भी आएगा। तो कंडक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा यहां से यहां, कन्वेक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा यानी यहां से सराउंडिंग, तो कंडक्शन का रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस
इनका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा बायो नंबर। तो बायो नंबर क्या है सर? रेशियो है कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का। और अगर मैं इसको यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आपके पास HLC/K हो जाएगा। ठीक है, HLC/K। यानी अगर बायो नंबर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप कहेंगे सर कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से। अगर बायो नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से कम होगा। बट अगर बायो नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हैं सर कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो बायो नंबर अगर 1 से कम है तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से कम होगा, और बायो नंबर 1 से ज्यादा है तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी केस में अगर थर्मल रेजिस्टेंस थ्रू कंडक्शन ज्यादा है तो बायो नंबर लेस देन 1 होगा, और अगर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बायो नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने जा रही है। यानी अगर इजीनेस की बात करें इस कंडीशंस में बायो नंबर लेस देन 1 होगा। तो इजीनेस कब होगा? जब आप हीट ट्रांसफर कंडक्शन से कराओगे। और अगर बायो नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन ज्यादा होगी तो इजीनेस कब होगा? जब आप कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर कराओगे। यानी इस केस में ज़्यादा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि हीट ट्रांसफर ना हो तो आप किसको प्रिफर्ड करोगे? यहाँ पर हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम से कम कराना चाहते हो तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम से कम कब होगी? ये एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्यूब इज द डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। तो अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो वहां पर आपके लिए हीट का फ्लो आसानी से हो जाएगा। यानी थर्मल रेजिस्टेंस कम, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा। तो बायो नंबर अगर लेस देन 1 है तो कंडक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस कम है, और कंडक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके लिए हीट के प्रोपोगेशन में इजीनेस होगा। यानी वहां पर ज्यादा उसको हार्ड फ्लो नहीं कराना होगा, टेम्परेचर का ड्रॉप क्या होगा? कम से कम होगा। तो ये कंडीशंस कब होगी? जब बायो नंबर लेस देन 1 होगा। तो बायो नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो है, और यहाँ पर HLC/K फॉर्मूला मिलकर आता है। के ध्यान रखेंगे के यहाँ पर सॉलिड का होता है, के अगर फ्लूइड का रखेंगे तो ये नसेल्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि बायो नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको मैं रिलेट करके बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, और जब आप बात कर रहे होंगे समथिंग रिलेटेड विद द लंप एनालिसिस, वहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँगा। तो वो क्वेश्चन मैंने एक आगे रख रखा है तो उसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंप हीट एनालिसिस, जो कि हम लोग बायो नंबर से समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए सर। अब बायो नंबर की जो वैल्यू है लंप हीट एनालिसिस में क्या कहा गया? लंप हीट एनालिसिस में ये कहा गया कि ये कोई बॉडी है, अनस्टडी कंडीशन है। सबसे पहली बात कौन सी कंडीशन है? अनस्टडी। अनस्टडी कंडीशन में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर टाइम का फंक्शन होगा। तो सर अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर है Ti और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T इन्फिनिटिव, हीट ट्रांसफर होगा और इसका टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो जितना हीट लॉस करेगा ये
जितना ये हीट लॉस करेगा वो हीट लॉस इक्वल टू होगा इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, जितनी एनर्जी ये हीट लॉस करेगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं टी आई टी इन्फिनिटी से बड़ा है। तो यहां पर अगर लंप एनालिसिस आप बात करेंगे तो लंप एनालिसिस में ये कहा जाता है कि बायो नंबर की वैल्यू बहुत छोटी होगी, कम से कम 0.1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ये 0.1 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है कन्वेक्टिव के सामने। और अगर कंडक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आपने जानते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है। रेजिस्टेंस अगर कम से कम होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या होगी, कम से कम होगी। यानी थ्रू आउट बॉडी का टेम्परेचर टी आई होगा, थ्रू आउट बॉडी का टेम्परेचर टी आई होगा। उस समय हीट लॉस केवल और केवल ड्यू टू कन्वेक्शन हो रहा होगा, ड्यू टू कन्वेक्शन हो रहा होगा। तो लंप एनालिसिस में आप मानते हैं कि बायो नंबर लेस देन 0.1 होगा, 0.1 से छोटा ही होना चाहिए। अगर 0.1 से छोटा है तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से नेग्लिजिबल होगा। और अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो उसमें डेल्टा टी का भी चेंज नेग्लिजिबल होगा। यानी थ्रू आउट बॉडी का टेम्परेचर टी आई यानी इनिशियल टेम्परेचर थ्रू आउट बॉडी का एक जैसा होगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस है तो सभी पॉइंट्स पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 200 डिग्री सेल्सियस है सभी पॉइंट्स पर 200 डिग्री सेल्सियस होगा। विद इन द बॉडी टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। तो वहां पर आप लंप हीट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, ये उसके कंडीशंस है। और अगर आप ये कहानी नहीं होल्ड करेगी तो लंप एनालिसिस होल्ड नहीं करेगा। अगर बायो नंबर ग्रेटर देन 0.1 हो गया तो लंप एनालिसिस नहीं यूज हो पाएगा। फिर आप हीट ट्रांसफर के लिए जो टेम्परेचर का प्रोफाइल का रिलेशंस आता है फिर आप वो हेजलर चार्ट की मदद से करोगे। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस देखोगे कि लंप एनालिसिस होल्ड कर जाता है, तो आप वहां पर चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। तो ये समथिंग रिलेटेड है क्या, लंप हीट एनालिसिस का मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द फिन इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। देखो सर, ये मान लीजिए कि ये फिन्स है, ये मैं एक छोटा सा फिन्स बना के फिर आपसे बात कर रहा हूं। ये फिन्स है, ये फिन्स है, ये फिन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये फिन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं इसको लेंथ बोल दूं, इसको विड्थ बोल दूं और इसको थिकनेस बोल दूं जेड से, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो बी क्रॉस जेड हो जाएगा। पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 2b + 2z हो जाएगा और जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो p × l हो जाएगा। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सरफेस का उसको रूट टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर बोलते हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है वो T इन्फिनिटी होता है। एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, फिन एफिशिएंसी, फिन एफिशिएंसी क्या होता है सर? फिन एफिशिएंसी होता है एक्चुअली आप कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हो और मैक्सिमम क्या आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कर पा रहे हो। मैक्सिमम पॉसिबल जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उनका जो रेशियो होगा एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा सर? एफिशिएंसी कहलाने जा रहा है। अब एक्चुअली तो आप जानते ही हो, एक्चुअल वाला जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो तो हमें पता ही है कि एक्चुअल क्या होने जा रहा है। एक्चुअल होगा HP KA T0 - T इन्फिनिटिव
ये हो जाएगा पहले केस में, और दूसरे केस में यही होगा 10 हाइपरबोलिक ml से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कब होगा? सर यहां पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होगा? वो आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू भी करते हो, कन्वेक्शन के थ्रू भी करते हो। आप देखो सरफेस से, इसके सरफेस से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा सरफेस से, वो कन्वेक्शन हो रहा होगा। बट इस डायरेक्शन में जो चल रहा होगा वो कंडक्शन हो रहा होगा। लेट अस से ये फिन है, तो इस डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन होगा, बट इसके सरफेस से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा होगा। तो फिन्स के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होगा? कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के थ्रू जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, ये आप हमेशा याद रखना, कन्वेक्शन के थ्रू जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहें कि सर मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो, तो कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन हो रहा है। मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कब होगा? जब कंडक्शन से हो ही ना, केवल और केवल कन्वेक्शन से हो, तो उस समय आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमेशा कन्वेक्शन का होगा ज्यादा। मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कब होगा? जब सारा का सारा हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से हो, कंडक्शन से कोई हीट ट्रांसफर ना हो। और कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कब नहीं होगा? जब आप इंटायर फिन सरफेस को रूट टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर पर रखेंगे। जब इंटायर फिन सरफेस को रूट टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर पर रखेंगे तो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। यानी इस समय मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगा तभी तो थर्मल रेजिस्टेंस जीरो होगा, तभी तो टेम्परेचर में चेंज जीरो होगा। तो यानी ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, किसी फिन से मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कब हो सकता है? जब व्हेन फिन सरफेस टेम्परेचर will be at रूट, या इसी को कई बार बेस भी बोला जाता है, रूट या बेस टेम्परेचर। व्हेन फिन सरफेस का टेम्परेचर पूरी की पूरी तरीके से रूट या बेस टेम्परेचर पर होगा, तब जाकर फिन आपको मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो उस समय आप पाओगे कि फिन्स की इफिशियंसी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। फिन्स की इफिशियंसी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, तो इफिशियंसी फिन क्या होगा? एक्चुअल और मैक्सिमम का रेशियो होगा। तो यहाँ से एक्चुअल और मैक्सिमम कब होगा? जब पूरा का पूरा फिन सरफेस रूट टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर पे होगा, यानी कंडक्शंस के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर केवल और केवल कैसे होना चाहिए सर? कन्वेक्शन के थ्रू होना चाहिए। तब आप बोलोगे सर उस समय मैक्सिमम इफिशियंसी हो रही होगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगा, सॉरी इफिशियंसी आ जाएगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 1/ml हो जाएगा, या फिर दूसरा केस रख लोगे तो 10 हाइपरबोलिक ml/ml हो जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके पास इफिशियंसी के इस तरह से हो जाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मतलब इनफाइनाइट लेंथ का होगा, टाइप 2 मतलब जब उसका जो ये टॉप है, मतलब टिप है, टिप जो सरफेस होगा वो इंसुलेट कर दिया जाएगा। तो टिप जब इंसुलेटेड हो जाएगा तब वहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का ये दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, टाइप 2 का फिन हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें बचा हुआ है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस के बारे में मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस क्या होगा? इफेक्टिवनेस जो होगा वो होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन क्या हो रहा है, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट फिन क्या है।
तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ फिन और विदाउट फिन का रेशियो क्या होगा, उसी को आप बोलेंगे इफेक्टिवनेस। यानी सर अगर आपने किसी सरफेस से, मान लीजिए ये सरफेस है कोई, ये कोई जगह था, केवल यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करना चाहते हैं, तो यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिना फिन लगाए हुए क्या हो रहा था, और इस पर जब आपने फिन लगा दिया, इस पर जब आपने एक फिन लगा दिया, तो फिन लगा देने से अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, उन्हीं का जो रेशियो होगा उसी को आप क्या कहने जा रहे हैं, इफेक्टिवनेस कहने जा रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या है सर, विथ फिन और विदाउट फिन। यानी जैसे मान लीजिए बिना फिन के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था, विदाउट फिन आप इस जगह से, ये जो डार्क ब्लू किया हुआ है ये वाला जगह, यहां से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर 100 वाट का कर रहे थे, और अब फिन लगा देने से ये पूरा फिन सरफेस है, अब ये फिन सरफेस लगा देने से अब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी विथ फिन जो हो रहा है, वो मान लीजिए 150 है वाट। तो जो इफेक्टिवनेस हो जाएगा इस कंडीशंस के हिसाब से 150/100 यानी 1.5 होगा। यानी इफेक्टिवनेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप कहेंगे कि सर फिन लगाने का पर्पस हमारा उतना ही ज्यादा फुलफिल हो रहा है। क्योंकि फिन क्यों लगाते हो सर, फिन आप लगाते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इनहेंस करने के लिए। जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, फिन लगाने का पर्पस उतना फुलफिल हो रहा होगा। तो अगर इफेक्टिवनेस 1 से ज्यादा है, अगर इफेक्टिवनेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिन लगाने का पर्पस आपका फुलफिल हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो फिन प्रिफर्ड करें जिसके लिए इफेक्टिवनेस की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आपको मिल रही होगी। तो यहां से इफेक्टिवनेस की वैल्यू सॉल्व करने पर जो आता है वो PK/HA होता है। फॉर्मूले में जो A यूज किया जा रहा है वो हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, तो सर यहां से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, सर ऐसे फिन लगाने चाहिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1 से ज्यादा, ऐसे फिन लगाने चाहिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो। थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, फिन लगाने का पर्पस उतना कम होगा, उतना ज्यादा होगा। इफेक्टिवनेस जितना ज्यादा, फिन लगाने का पर्पस उतना फुलफिल हो रहा है, उतना अच्छा होगा। और अगर इफेक्टिवनेस की वैल्यू ज्यादा करना है तो आपको H की वैल्यू कम से कम करनी होगी, H कम से कम होगा। और तीसरी बात कि सर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए पेरीमीटर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए पेरीमीटर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी सर आपको किसी सरफेस के ऊपर थिन फिन लगाना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो और पेरीमीटर ज्यादा हो तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। तो हमें कौन से फिन यूज करने चाहिए सर, थिन एंड क्लोजली स्पेस, जो बिल्कुल पास पास रखे गए हैं फिन्स जो होते हैं वो यूज करना चाहिए। और सर यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/बायो नंबर। यानी 4th पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि जब बायो नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तो इफेक्टिवनेस 1 से ज्यादा होगा, और अगर इफेक्टिवनेस 1 से ज्यादा होगा तो आपका फिन बेहतर होगा। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के थ्रू, कौन सा फिन प्रिफर्ड करेंगे, जिसका बायो नंबर 1 से ज्यादा हो या जिसका बायो नंबर 1 से कम हो। हम लोग तो इफेक्टिवनेस के चक्कर में ही रह जाते हैं, मगर पूछ क्या लिया जाता है, बायो नंबर से रिलेटेड बात करके।
तो बायो नंबर 1 से ज़्यादा होगा या बायो नंबर 1 से कम होगा। तो कौन सा फिन हमें प्रिफर करना है, जब बायो नंबर की वैल्यू 1 से कम हो रही हो, तभी तो इफेक्टिवनेस 1 से ज़्यादा होगा। अगर किसी फिन का बायो नंबर 1 से ज़्यादा है तो उसका इफेक्टिवनेस 1 से कम है। तो सर वो फिन्स कंडक्टर की तरह नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाने की तरह नहीं, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को घटाने के लिए वो यूज किया जाएगा। जबकि फिन्स हम लोग कब यूज करते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए। तो हमें कौन से फिन यूज करने हैं सर, जिसमें बायो नंबर की वैल्यू कम से कम हो, तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको लिंक कर पा रहे होंगे, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल रेडियस और क्रिटिकल थिकनेस? एक ही बात हो जाएगी। देखो सर, क्रिटिकल रेडियस या क्रिटिकल थिकनेस की अगर आप बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बात करना चाहता हूं सिलेंडर के लिए। हालांकि बात वही हो जाएगी चाहे आप सिलेंडर के लिए बात करो या स्फीयर के लिए बात करो। सर ये आपने सिलेंडर रख रखा है, मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं केवल सिलेंडर का। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसके ऊपर कोई एक मटेरियल लगाएंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर एक मटेरियल लगा रहे हैं। देखिए सर, ये मान लीजिए आपने इसके ऊपर मटेरियल लगाया, ये मटेरियल आपने लगा दिया। चलो, तो सर ये हमारे पास एक वायर है, सर ये वायर है और ये इंसुलेटर है, और हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सर जब हीट ट्रांसफर होगा, जब आप सर्किट बनाएंगे तो आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस होगा कंडक्शन का और एक रेजिस्टेंस होगा कन्वेक्शन का। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, आपको ये बात पता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल है, यानी आर थर्मल इंक्रीजेस, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीजेस। तो सर जैसे जैसे आप R2 बढ़ाएंगे, जो कंडक्टिव, पहले मैं कन्वेक्टिव की बात कर लूं, जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा 1/H0 2 पाई R2L। और कंडक्टिव क्या होगा, कंडक्टिव होगा नेचुरल लॉग R2/R1 2 पाई KL। तो जैसे जैसे R2 बढ़ाएंगे, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीज होगा।
बट जब जब R2 बढ़ाओगे आप, कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन वो डिक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे मटेरियल के ऊपर इंसुलेशन जैसे जैसे एक्सपोज करते जाओगे, लगाते जाओगे, कन्वेक्शन तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करेगा, बट कंडक्शन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डिक्रीज करेगा। तो वो मैक्सिमम रेडियस या वो रेडियस जहां तक आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ा सक रहे हो, क्योंकि देखो सर R2 इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन की वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीज करेगा और ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन की बढ़ेगी और कन्वेक्शन की घटेगी। तो जैसे जैसे R2 बढ़ाएंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीज करेगा और ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीज करेगा। तो वो रेडियस जहां तक आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज कर सकते हैं, वो रेडियस को आप बोलेंगे क्रिटिकल रेडियस, या वो रेडियस जिसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करने लगे उसे आप बोलेंगे कि सर वो रेडियस हमारा क्रिटिकल रेडियस होगा। यानी सिलेंडर की अगर बात करें तो जो क्रिटिकल रेडियस होगा वो होगा K/H, जो इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और सराउंडिंग में क्या कन्वेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। यानी सर अगर मैं यहां पर आपके साथ प्लॉट करना चाहूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को R2 के साथ, ये क्या रेडियस है आउटर सरफेस का, तो जैसे जैसे R2 बढ़ाओगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, मगर एक समय के बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करने लगेगा। तो सर ये वो R2 है जब, या अप टू दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, इसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करने लगा, तो इसे आप बोलेंगे क्रिटिकल रेडियस। और क्रिटिकल रेडियस पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो स्फीयर हो, यहां पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो क्रिटिकल रेडियस का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिटिकल रेडियस क्या होगा, जहां तक आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ा पा रहे हैं वो रेडियस आपका क्रिटिकल रेडियस कहलाने जा रहा है। बट जिसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज कराने लगेंगे वो रेडियस क्या हो जाएगा सर, उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब वो रेडियस कौन सा रेडियस है, क्रिटिकल रेडियस। तो मेरे ख्याल से क्रिटिकल रेडियस से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और स्फीयर के लिए भी वही बात होगी, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, वो हो जाएगा 2K/H। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी से आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझिए। थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर्मूला होगा K/ρC। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझो सर, हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक मान लीजिए वाटर है और एक मान लीजिए एयर है। दोनों 1 मीटर क्यूब का है, ये भी 1 मीटर क्यूब, ये भी 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको हीट दिया, ठीक है, और यहां पर डेल्टा टी मैं 1 करना चाहता हूं, यहां पर भी हीट देकर मैं डेल्टा टी 1 करना चाहता हूं, यहां पर हीट कितना लगेगा, ये लगेगा mc डेल्टा टी, यहां पर भी लगेगा mc डेल्टा टी, यानी रो वी सी डेल्टा टी, यानी रो वी सी डेल्टा टी। यहां पे जो हीट लगेगा वो होगा रो सी, क्योंकि वॉल्यूम 1 है, डेल्टा टी 1 है। यहां पे भी जो हीट लगेगा वो लगेगा रो सी, वॉल्यूम 1 है, डेल्टा टी 1 है।
तो ये हो गया Q2, ये हो गया Q1। तो Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू से ज़्यादा है, और Q1 की वैल्यू अगर Q2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी, Q1 क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रो ऑफ वाटर 1000 होगा, सी ऑफ वाटर 4.187 होगा, रो ऑफ एयर 1.2 होगा, और सी जो होगा मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर पे है तो 1.005 होगा। तो रो सी ऑफ वाटर रो सी ऑफ एयर से कहीं ज़्यादा है, तो रो सी ऑफ वाटर रो सी ऑफ एयर से कहीं ज़्यादा होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर वाटर को दिया जाए और सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर एयर को दिया जाए, तो एयर में टेम्परेचर ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर वाटर को दें, जैसे मैं मान लो 4.2 बोल रहा हूँ वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो अगर मैं 4200 किलो जूल का हीट वाटर को दिया, 1 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा, जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो 1 डिग्री का आ जाएगा। मगर मैं 4200 यहां पर दे दूं हीट, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो रोसी क्या बता रहा है? रोसी सबस्टेंस की स्टोरेज कैपेसिटी बता रहा होगा। जिस भी सबस्टेंस में रोसी ज्यादा होगा, उस सबस्टेंस की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसमें टेम्परेचर चेंज कम होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो है, के है थर्मल कंडक्टिविटी, और रोसी है थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी। अगर थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो कम आएगा, यानी अल्फा उसका कम होगा। तो ध्यान से समझिए, मैं अब कंक्लूड करने वाला हूं। थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा, यानी टेम्परेचर चेंज कम, यानी अल्फा, रोसी ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू कम होगी। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी तकलीफ होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी परेशानी होगी। और इसी का उल्टा, स्टोरेज कैपेसिटी कम, टेम्परेचर चेंज फटाफट होगा, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्विकली होगा। तो कोई सबस्टेंस थर्मल इक्विलिब्रियम अगर जल्दी अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका अल्फा जो है वो ज़्यादा है। तो अल्फा, कंक्लूड कर रहा हूं सर, अल्फा यानी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है सर? के बाई रो सी का रेशियो है, यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मगर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सर अगर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो अल्फा कम होगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने में तकलीफ होगी। यानी किसी भी मटेरियल का अल्फा ज़्यादा है तो वो फटाफट थर्मल इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाएगा, फटाफट गर्म हो जाएगा और फटाफट ठंडा हो जाएगा। जैसे चाय बना रहे हो आप, एक चम्मच लिया और उसको चाय के साथ लपेट दिया, चाय अभी बनी रहा है, फ्लेम पे चल रहा है, और आपको चम्मच और चाय को कांटेक्ट में लाते ही स्पून आपका, चम्मच आपका फटाफट गर्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसका अल्फा की वैल्यू, थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं सर, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी एंड ओपेक बॉडी क्या होगा? बिल्कुल आराम से समझेंगे। सर जो ब्लैक बॉडी होगा
ये बॉडी है, इसके ऊपर रेडिएशन जब इंसिडेंट हो रहे होंगे तो या तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो ट्रांसमिट करेगा। लेट अस से इसके ऊपर जी स्ट्राइक हो रहा है, तो जी ए मान लीजिए वो क्या कर दिया, जी आर मान लीजिए उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, जी टी उसने ट्रांसमिट कर दिया, और जी ए इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पर कुछ टर्म आते हैं, दैट इज द एब्जॉर्बिविटी अल्फा, दैट इज द जी ए बाई जी, ट्रांसमिसिविटी यानी टाउ, दैट इज द जी टी अपॉन जी, रिफ्लेक्टिविटी यानी रो यानी जी आर अपॉन जी, और अल्फा रो और टाउ मिलके क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। अल्फा बताएगा कि कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर पा रहा है बॉडी, रो बताएगा कितना अच्छा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है बॉडी, टाउ बताएगा कितना अच्छा ट्रांसमिट कर रहा है बॉडी। तो ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें ना ही ट्रांसमिसिविटी है ना ही रिफ्लेक्टिविटी है, यानी जो भी है वो एब्जॉर्बिविटी है। यानी अपने ऊपर अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 क्या बता रहा है कि जी ए जी के बराबर हो गया, यानी जो भी रेडिएशन आएगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहेंगे, और ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसे ब्लैक बॉडी कहेंगे। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, परफेक्ट इमीटर होता है, और परफेक्ट डिफ्यूज सरफेस भी होता है। व्हाइट बॉडी के बारे में बात करें सर, तो जो व्हाइट बॉडी होगी, जो व्हाइट बॉडी होगी वो व्हाइट बॉडी कैसी बॉडी होगी, व्हाइट बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें टाउ की वैल्यू 0 होगी, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी सारी की सारी वो एनर्जी क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो उसे आप क्या कहेंगे, व्हाइट बॉडी। आने वाली सारी एनर्जी को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो कहलाएगा व्हाइट बॉडी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज व्हाट, ओपेक सरफेस या ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी ऐसा होगा जिसकी ट्रांसमिसिविटी 0 होगी, यानी ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो अल्फा और रो मिलके क्या हो जाने चाहिए, 1 हो जाने चाहिए। जनरली जो सॉलिड मेटल्स होते हैं उनको हम लोग मान के चलते हैं कि वो ओपेक बॉडी होंगे, या तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे या तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब जिसका रिफ्लेक्टिविटी अच्छा होगा, ओपेक में रिफ्लेक्टिविटी अच्छा होगा तो एब्जॉर्बिविटी खराब होगा, और जिसका एब्जॉर्बिविटी अच्छा होगा उसकी रिफ्लेक्टिविटी खराब होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक किए थे आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप भर के आप मॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.